हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे क्लासेस। आई एम योर फ्रेंड रिम्पी गोयल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स। ओके फ्रेंड्स, सो जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है ये काफ़ी न्यू कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एंड इसकी रिक्वायरमेंट हर फील्ड में पड़ती है। इट मीन्स दिस इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ओके, सो फ्रेंड्स, कॉरपोरेट गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? वो पहले हम थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जानेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पीछे की इसकी हिस्ट्री क्या है, देन हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की गई थी प्रोफेशनल से प्रोफेशनल से काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज किया इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। एंड हर एक कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे कोड्स रखे गए, काफ़ी सारे कोड्स ऑफ कंडक्ट्स रखे गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जो कंपनीज़ को डायरेक्ट करने के लिए, कंपनीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉरपोरेट सेक्टर में कॉरपोरेट गवर्नेंस को बहुत इम्पॉर्टेंट रोल माना गया है इसका। और अगर हमें सक्सेसफुली किसी भी कंपनी को रन करना है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उसकी कॉरपोरेट गवर्नेंस की जाए। ओके, कॉरपोरेट गवर्नेंस ने बिजनेस कॉरपोरेशंस को दो पार्ट्स में बांटा। एक हमारा आता है इंटरनल स्टेक होल्डर्स, एक हमारा आता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ओके, इंटरनल स्टेक होल्डर्स मतलब लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव्स, एम्प्लॉयज़। और एक्सटर्नल में आएंगे आपके ट्रेड क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स। इट मीन्स स्टेक होल्डर्स का मतलब वो पर्सन्स जो कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं। ओके, तो कॉरपोरेट गवर्नेंस ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ली। आप ये समझ लीजिए, जो ये कॉरपोरेट गवर्नेंस है इसने इम्पोर्टेंस किस वजह से ली? बिकॉज फ्रेंड्स, बहुत सारे स्कैंडल्स होने लग गए, घोटाले होने लग गए, स्कैम्स होने लग गए। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस आई थी। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आए कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर। ब्लू रिबन कमेटी रिपोर्ट आई, ठीक है, किंग कमेटी रिपोर्ट आई साउथ अफ्रीका की। तो इन्होंने काफ़ी सारी रिपोर्ट्स इशू हुई। ये सारी की सारी रिपोर्ट्स किसकी पब्लिकेशन में इशू हुई? कैडबरी कमेटी रिपोर्ट की पब्लिकेशन में। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है वे क्या है? इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स, प्रोसेस और लॉ बाय विच बिजनेस आर ऑपरेटेड, रेगुलेटेड और कंट्रोल। यानी कॉरपोरेट गवर्नेंस उन रूल्स का कॉम्बिनेशन है, एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, एक लॉ पर बेस है जो हेल्प करता है बिजनेस को ऑपरेट करने में, रेगुलेट करने में और बिजनेस को कंट्रोल करने में। जो ये टर्म है कॉरपोरेट गवर्नेंस, इसने इंटरनल और एक्सटर्नल हर तरह के फैक्टर्स को इंक्लूड किया है। यानी इसमें वे सारे फैक्टर्स आते हैं जिसका अफेक्ट कंपनी के स्टेक होल्डर्स पर पड़ता है। स्टेक होल्डर्स हमने पढ़े हैं, दो होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, सो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ, एक शॉर्ट समरी की बात करूँ, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब वो सिस्टम, वो तरीका जिससे कंपनीज मैनेज करती है अपनी एक्टिविटीज़ को, ठीक है। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी सारे फैक्टर्स भी आते हैं जिसका अफेक्ट किस पर पड़ता है? स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट पर पड़ता है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फ्रेमवर्क को क्रिएट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए, अब हमारी गवर्नमेंट है, वे हमारी पब्लिक को मैनेज करती है, लेकिन पब्लिक के पास सबसे बड़ी वीटो पावर क्या है? अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करने की। तो जो गवर्नमेंट है उनको ये डर रहता है कि अगर हमने पब्लिक के सपोर्ट में काम नहीं किया, पब्लिक के वेलफेयर में काम नहीं किया, तो जब नेक्स्ट वोटिंग होगी, जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो हमें रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसी तरीके से कंपनीज में जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरी कंपनी को रूल्स के थ्रू मैनेज करते हैं, ठीक है, मतलब हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हैं जिससे जो स्टेक होल्डर्स है उनके इंटरेस्ट, उनके बेनिफिट पर किसी भी तरह का नुकसान ना हो। तो जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं तो इन्हें ये चीज़ सोचनी पड़ती है कि हम इस तरीके से काम करें, हम अपनी कंपनी को इस तरीके से मैनेज करें, इस तरीके से रूल्स फॉलो किए जाए कि जो शेयर होल्डर्स है, जो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, जो कंपनीज में अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं, कि वे हमें हमारे फेवर में रहे, कि नेक्स्ट वे हमें रिप्लेस ना कर दे। सो आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। अब हम आगे चलते हैं। सो फ्रेंड, जो एक
गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस होती है वे वेल डिफाइंड होगी। यानी हम कब कहेंगे कि वे एक अच्छी कंपनी को चला रहा है, अच्छा एक कॉरपोरेट गवर्नेंस है, जब वे वेल डिफाइंड होगा, पूरा सारा स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड होगा, या एक ऐसा स्ट्रक्चर जो एम्प्लॉयज़ या हर एक पार्टी के बेनिफिट के लिए काम करता है। हर एक पार्टी इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट के लिए काम करता है, जो स्ट्रक्चर बिल्कुल वेल डिफाइंड है, रूल्स बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, सभी को अपनी अथॉरिटीज़ क्लियर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब वे सारे के सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करता है। सो फ्रेंड्स, देयर इज अ लिंक बिटवीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स। ओके, एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस तभी होगा जब वे सारे के सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स को यानी बिजनेस एथिक्स को एक्सेप्ट करेगा। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। इसमें काफ़ी फ्रेंड, जब कंपनी को मैनेज किया जाता है, कंपनी को अच्छे सक्सेसफुली रन करने के लिए बहुत सारे स्पेसिफिक प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं कि क्या एक्शंस लिए जाए, क्या प्लान्स किए जाए, कैसे परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाए, हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को डिस्क्लोज करना है पब्लिक के सामने या मैनेजर्स या एम्प्लॉयज़ के सामने, कैसे एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन डिसीजंस लेने हैं, कैसे डिविडेंड पॉलिसीज़ लेनी है, कैसे हमें रिकंसाइल करना है जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं इंटरेस्ट, यानी जो कंपनी है और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन दोनों का डिफरेंट इंटरेस्ट है, तो जो कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है उनको कैसे रिकंसाइल करना है, कैसे रिकरेक्ट करना है। ओके, तो जो हमने ये पूरा सिस्टम पढ़ा, यानी जब कंपनीज में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस को क्रिएट करते हैं, सारे रूल्स क्रिएट करते हैं, एक लॉ क्रिएट करते हैं जिसके बेसिस पे पूरी कंपनी को मैनेज किया जाता है, तो ये इसके रिगार्डिंग कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, उनका भी कुछ रोल है कि जिससे एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, ठीक है। तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वे क्या कहती है फ्रेंड्स, हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मैनेजमेंट परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए, उसको अच्छे से चैलेंज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए। उन्हीं स्किल्स के बेसिस पर वे चीज़ें कमिट कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे, अच्छे से चीज़ों को रिव्यू कर पाएंगे। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बोर्ड की कि वे सभी को इक्वली ट्रीट करें, सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हिडन होना चाहिए, पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो, हर एक पर्सन को क्लियर हो, चाहे एम्प्लॉय है, चाहे वे कस्टमर्स है, चाहे वे सप्लायर्स है, यानी जिसको जो चीज़ जानने का अधिकार है, जो राइट है, वो हर एक के पास वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब सभी, कोई भी चीज़ छुपी हुई हिडन नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, कि वे सारे रूल्स को अच्छे से फॉलो करें, जब वे कंपनी को गवर्न करते हैं, अच्छे से कंट्रोल मेंटेन करें, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें, सारे एथिक्स को पूरा करें। अब सेकंड प्रिंसिपल क्या होता है जिस पर हमारी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेस करती है, हर एक शेयर होल्डर को इक्वली ट्रीट किया जाए, हर एक शेयर होल्डर को राइट दिया जाए पार्टिसिपेट करने का, वोट करने का कंपनी की जनरल मीटिंग में। उन्हें भी इन्फॉर्म करना चाहिए शेयर होल्डर्स को कि कंपनी के रूल्स क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, ठीक है, कैसे कैसे डिसीजंस लिए जाने हैं, मतलब हर एक चीज़ में जो उनका राइट है उनका वो वायलेट नहीं होना चाहिए। डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, वही बात आ गई फ्रेंड्स कि कंपनी को जो चीज़ें डिस्क्लोज करनी चाहिए, पब्लिक को वे चीज़ें ज़रूर डिस्क्लोज करनी चाहिए, सही करनी चाहिए। कई बार कहते हैं विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं, बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बता देते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पर यही बात का है कि थर्ड में ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, इसमें कहते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स है कंपनीज के, वो पार्टीज जो कंपनी से रिलेट करती है, उनके बेनिफिट को भी ध्यान में रखकर चीज़ें की जाए। प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर, सभी को एक साथ लेकर चले, एथिक्स फॉलो किए जाए, तभी एक हम कहेंगे कि यस कंपनी बहुत अच्छे से तरीके से मैनेज हो रही है, एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अच्छे से फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सेबी ने काफ़ी सारे पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स अफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, सेबी ने, ठीक है, बहुत सारे पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स बनाए थे। सेबी की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स में, जो 1992 में एनफोर्स हुई थी। ओके, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। सो फ्रेंड्स, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी थी। वे क्या गाइडलाइंस थी देखते हैं।
पहली जो गाइडलाइंस थी वे दी थी डिस्क्लोजर और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को लेकर। उन्होंने कहा कि प्रॉपर एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन दी जाए इन्वेस्टर्स को जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। नॉट टू डिस्क्लोज एनी पॉसिबिलिटी रिगार्डिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ इशूअर कंपनी। जो कंपनी इश्यूज करती है शेयर्स, मतलब वो किसी भी तरह की, मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि वे अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को पब्लिक से हाइड करे, डिस्क्लोज ना करे, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको पता है प्रोस्पेक्टस इशू होते हैं, ये आप जब बिजनेस लॉ पढ़ेंगे तब हम चीज़ें समझेंगे। ये आपको पता है प्रोस्पेक्टस, उसमें हम सारी कंपनी की डिटेल्स डालते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट्स अर्न करी, यानी कंपनी की पोजीशन को एक तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जब भी जो इशूअर कंपनी है उसे अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पब्लिक से हाइड नहीं करनी। टू एक्सपेक्ट द पॉजिटिव परफॉर्मेंस बाय द कंपनीज, ठीक है, कंपनी से पॉजिटिव परफॉर्मेंस की उम्मीद रखती है। 2000 से 2001 में जब सेबी ने सारी पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को रिव्यू किया, तो उस रिव्यू के बेसिस पे सेबी कहती है कि कॉरपोरेट, अच्छे से कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। और जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये कुमार मंगलम की रिपोर्ट पर बेस है। ओके, एक अलग से सेपरेट सेल प्रिपेयर किया जाए, सेपरेट कंट्रोल सेल प्रिपेयर किया जाए फैमिलियर एम्प्लॉयज़ के लिए। एंड काफ़ी सारी कमेटीज़ को फॉर्मेट किया जाए, कमेटीज़ लाइक ऑडिट कमेटी, शेयर होल्डर्स ग्रीवियंस कमेटी, यानी ऑडिट कमेटी मतलब जो सारा ऑडिट के काम को संभालेगी, चेक करेगी। शेयर होल्डर ग्रीवियंस जो शेयर होल्डर की शिकायतों को दूर करेगी, ठीक है। ये कमेटीज़ बनाना तब कंपलसरी हुआ जब कंपनीज लिस्टिंग हो जाएगी, यानी जब कंपनीज लिस्ट हो जाएगी इनिशियल पब्लिक ऑफर में, तब उन्हें सारे प्रोविजंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स है फ्रेंड्स। काफ़ी सारी कमेटीज एस्टेब्लिश की गई थी, लाइक नरेश चंद्र कमेटी, या फिर इसको आप कॉर्पोरेट ऑडिट गवर्नेंस कमेटी भी कह सकते हो, जो 2002 में थी। कुमार मंगलम बिरला कमेटी या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हम पहले सेबी के बारे में ही बात करेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने क्लोज 49 में कहा, मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रही हूँ, ठीक है, सेबी की बात कर रही हूँ। इन्होंने क्लोज 49 में क्या कहा कि इन्होंने कहा कुमार मंगलम कमेटी के सजेशन के बेसिस पर इन्होंने क्लोज 49 को प्रपाउंड किया। जो क्लोज 49 डाला गया तो वो किसके बेसिस पर डाला गया, किसके सजेशन के बेसिस पर डाला गया, कुमार मंगलम कमेटी के सजेशन के बेसिस पर डाला गया, ठीक है। ये वे कंपनीज फॉलो करेगी जो फर्स्ट टाइम लिस्ट हुई है। आपको जब आप शेयर मार्केट देखते हैं, जब आप देखते हैं कि जब शेयर्स के प्राइसेस चल रहे होते हैं, वे लिस्टिंग कंपनीज के भी होते हैं, ओके। तो जो कंपनीज फर्स्ट टाइम लिस्ट हो रही है, जिसकी पेड अप कैपिटल 3 करोड़ है उससे ज़्यादा है और नेट कैपिटल 25 करोड़ है, ठीक है, उनके लिए क्लोज 49 है, ठीक है, उनके लिए गाइडेंस दी गई है ये। यानी जो कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट हुई है और जिनकी पेड अप कैपिटल 3 करोड़ है उससे ज़्यादा है और नेट कैपिटल 25 करोड़ है उससे ज़्यादा है। ये जो क्लोज है, क्लोज 49, अनलिस्टेड कंपनीज पर अप्लाई नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं वापस रिपीट करती हूँ, क्लोज 49 उन कंपनीज पर अप्लाई होगा जो लिस्टेड है, जिसकी पेड अप कैपिटल 3 करोड़ है और नेट कैपिटल 25 करोड़ से ज़्यादा है। ये उन कंपनीज पर अप्लाई नहीं होगा जो नॉन लिस्टेड कंपनीज हैं, ओके। लेकिन जो लिस्टेड कंपनीज है, जो उनकी सब्सिडरीज है, उन पर भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। देखिए फ्रेंड्स, 2 कंपनीज होती है, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, ये होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी, ओके। तो हमारी जो लिस्टेड कंपनी है वे होल्डिंग कंपनी है, तो उस लिस्टेड कंपनी की कुछ सब्सिडरीज होगी जो मे बी अनलिस्टेड कंपनी हो, तो वो जो लिस्टेड कंपनीज है उनकी जो सब्सिडरीज है अनलिस्टेड कंपनी, वहाँ पर भी ये जो क्लोज 49 है अप्लाई होगा, ठीक है। इनसे कुछ कंपलसरी एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। वो क्या, ध्यान से सुनिएगा। कंपनी की क्या फिलॉसफी है कोड को लेकर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जिसमें वर्किंग और नॉन वर्किंग डायरेक्टर्स भी आएंगे, मीटिंग्स कितनी होगी, कितने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, सारी चीज़ें इसमें मेंशन होगी। ऑडिट कमेटी बनाई जाएगी, रेम्यूनरेशन कमेटी बनाई जाएगी, शेयर होल्डर ग्रीवियंस कमेटी बनाई जाएगी, ओके। एंड डिस्क्लोज किया जाएगा हर एक चीज़ को जो ज़रूरी है पब्लिक के लिए, मीटिंग्स रखी जाएंगी। एंड क्या मीडियम यूज़ किया जाएगा कम्युनिकेट करने के लिए। सो आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे नरेश चंद्र कमेटी के बारे में।
फ्रेंड्स, जो ये नरेश चंद्र कमेटी या जिसको आप जो कॉरपोरेट ऑडिट गवर्नेंस पर आई थी, इसको ये 21 अगस्त 2002 को आई थी। ओके, ये एक हाई लेवल कमेटी है जो डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स ने एस्टेब्लिश की थी। ये जो कमेटी है ये डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स ने एस्टेब्लिश की थी। ठीक है, ये जो मतलब इसके जो चेयरमैनशिप थी, कौन से थे फॉर्मर कैबिनेट हमारे, नरेश चंद्र के नाम से, यानी नरेश चंद्र नाम था जो इस कमेटी के क्या थे, इस कमेटी को हैंडल करते थे। इनके बेसिस पर एक कमेटी थी। इस कमेटी का वर्क था जितने भी इश्यूज है कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर उनको एग्जामिन करना। ओके, अब हम बात करेंगे कुमार मंगलम बिरला कमेटी की। ठीक है, ये कुमार मंगलम जो बिरला कमेटी है फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी है। जो कुमार मंगलम कमेटी है ये सेबी ने पब्लिश की थी। कुमार मंगलम कमेटी सेबी ने एस्टेब्लिश की थी नवंबर 1999 में। 1999 में ये कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी। इन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी सेबी को दिसंबर 1999 में जो एक्सेप्ट कर ली गई थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर कंपनी का फ्लो ऑफ कैपिटल हाई है तो वही कंपनी सर्वाइव कर सकती है जिसका स्ट्रॉन्ग प्रमोशन हो। ओके, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो कमेटी है, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया डिजायरेबल कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस, जो कि इन्होंने पब्लिश किया था, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने पब्लिश किया था। देखिए, एक हम आगे पढ़ेंगे अभी स्लाइड्स के अंदर ही, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। इन्होंने क्या पब्लिश किया था, डिजायरेबल कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस, की कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए क्या डिजायरेबल कोड होना चाहिए, वो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने पब्लिश किया था। इन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस दिया कमेटी को कि कुछ कंपनीज जो अपने आप को रिव्यू कर रही है, अपने स्ट्रक्चर को रिव्यू कर रही है और जो प्रोसेस में है रिव्यू के, उनके लिए। ठीक है, जो कमेटी का व्यू था, क्या था वे व्यू, कि स्टेशनरी कोड ज़्यादा अफेक्टिव है एज कंपेयर टू वॉलंटरी कोड। ये कुमार मंगलम कमेटी क्या कहती है कि जो स्टेशनरी कोड है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए वे मोर इफेक्टिव है एज कंपेयर टू वॉलंटरी कोड। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ज़रूरत ही क्यों पड़ी करने की, यानी कंपनीज को अच्छे से मैनेज करना, संभालना, सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना, उनके बेनिफिट्स को ध्यान में रखना, तो ये सब करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। बिकॉज फ्रेंड्स, हमारे कंट्री में आफ्टर लिबरलाइजेशन काफ़ी सारे स्कैम्स, घोटाले होने लग गए थे। उसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, जो अनफेवरेबल सिचुएशंस है कैपिटल मार्केट के अंदर वे अराइज ना हो, उनसे बचने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता आए, चीज़ें हर एक के सामने प्रॉपर डिस्क्लोज हो, कोई चीज़ हिडन ना हो, तो इस चीज़ के लिए भी ये सिस्टम कॉन्सेप्ट आया। एंड करप्शन को ख़त्म करने के लिए भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारा कॉन्सेप्ट आया। ओके, एंड इसका लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CII। यही बात हमने अभी डिस्कस की थी प्रीवियस स्लाइड में। ओके फ्रेंड्स, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है एक वॉलंटरी कोड है। ठीक है, एक ये वॉलंटरी कोड है। एंड इन्होंने कोड रूल्स इशू किए थे कि किस तरीके से कॉर्पोरेट को गवर्न किया जाए। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए एज ए नोट, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ये क्या कहती है कि कोई भी डायरेक्टर 10 लिस्टेड कंपनी से ज़्यादा डायरेक्ट नहीं कर सकता। ये फर्स्ट फैक्ट है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर। पूरा अटेंशन दिया जाए, यानी जब डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाए तो उनकी प्रेजेंस को लेकर उनका पूरा अटेंशन होना चाहिए। ओके, जो नॉन गवर्नमेंट डायरेक्टर्स हैं उनको भी ऑथोराइज किया जाए, उनको भी पावर दी जाए कि वो भी बोर्ड के अंदर अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सके। जो लिस्टेड कंपनीज है जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है और उसका चेयरमैन अगर MD है, तो उस कंपनी के अंदर 50% प्रोफेशनल, एफिशिएंट एंड नॉन वर्किंग डायरेक्टर्स होने चाहिए। ये आपको फ्रेंड्स लर्न करना है, इसलिए मैंने नोट्स में थोड़ा कलरफुल कर दिया जिससे आप चीज़ें इंटरेस्टिंग तरीके से समझ पाए। अगर चेयरमैन नॉन वर्किंग डायरेक्टर है तो उसका जो क्राइटेरिया है वो 30% प्रोफेशनल्स का होना चाहिए। अब नेक्स्ट फैक्ट क्या कहता है, जो लिस्टेड कंपनी है
जिसकी पेड अप कैपिटल 20 करोड़ है और टोटल सेल्स 100 करोड़ है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? उन्हें एक ऑडिटिंग कमेटी बनानी होगी 2 साल के अंदर अंदर, जो बोर्ड की हेल्प करेगा अकाउंटिंग वर्क्स में। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरी स्लाइड क्लियर हो गई। इसमें समझने वाला इतना नहीं है जितना आपको लर्न करने वाला है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज क्या क्या चीज़ें लेकर आई। ये एक वॉलेंट्री कोड है फ्रेंड्स, ना कि स्टैट्यूटरी कोड। कौन सा कोड है ये वॉलेंट्री कोड है। ओके, सो हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अमर्ज क्यों हुआ? पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। ओके, बिजनेस एथिक्स एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज के सिनेरियो में। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए हम इसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा ये नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है बिजनेस एथिक्स। आपका एक लेक्चर में यानी एक वीडियो में आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा पूरी एक सब यूनिट का जो पॉइंट है उसको लेकर। तो हमारी 5 to 6 डेज में बिजनेस मैनेजमेंट पूरी कंप्लीट मैंने आपको करा दी है। देखिए फ्रेंड्स, एंशिएंट टाइम यानी बहुत पुराने समय में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ही उनका मेन एम होता था। लेकिन आज के सिनेरियो में खाली प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना एक कंपनी का सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं है। कंपनीज के बहुत सारे मल्टीपल एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाइक सोशल वेलफेयर भी करना, प्रॉफिट्स भी अर्न करना, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग ये जो बिजनेस एथिक्स का कॉन्सेप्ट है ये अमर्ज हुआ, ठीक है। आज के टाइम में वही बिजनेस इफेक्टिव है, वही बिजनेस एफिशिएंट है जो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साथ लेकर चलता है। लाइक ओनर भी सेटिस्फाई रहे, अदर पार्टीज लाइक एम्प्लॉयज़, कंज्यूमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, यानी हर एक पार्टी सेटिस्फाई रहे, तो वही बिजनेस हमारा एफिशिएंट है। तो बिजनेस एथिक्स का कॉन्सेप्ट इसी पॉइंट को ध्यान में रखकर एमर्ज हुआ, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं डिटेल में। तो बिजनेस एथिक्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ एथिक्स। जो एथिक्स है ये डिराइव किया गया ग्रीक वर्ड से, जिसको हम एथोस कहते हैं। ग्रीक वर्ड कौन सा? एथोस, जिसका मतलब है कस्टम्स, ठीक है, हमारे कस्टम्स। कस्टम्स कहते हैं, ये एथिक वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया एथोस, जिसका मतलब है कस्टम। एथिक्स का मतलब होता है वे सारी प्रैक्टिसेस, वे सारी कोशिशें जो कंपनी करती है, वे कंपनी का बिहेवियर जो गुड है या बैड। यानी एथिक्स हमारी हेल्प करता है डिफ्रेंशिएट करने में कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ मॉरल है, क्या चीज़ इमोरल है। तो एथिक्स का मतलब है सारी प्रैक्टिसेस जो कंपनीज ऑप्ट करती है, ठीक है, एंड जो ये डिफाइन करती है कि क्या चीज़ सही और क्या चीज़ सही नहीं है। ओके, सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ बिजनेस एथिक्स? सो फ्रेंड, बिजनेस एथिक्स जो फर्स्टली यूज़ किया गया था वो यूएसए में यूज़ किया गया था। 1987 के बाद इन एथिक्स को यूरोपियन बिजनेस स्कूल्स ने अडॉप्ट किया। कब? 1987 के बाद यूरोपियन बिजनेस स्कूल्स ने बिजनेस एथिक्स को ऑप्ट किया। बिजनेस एथिक्स का मतलब है जब बिजनेस अपने एक्टिविटीज़, जब बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है कि जब बिजनेस उन एथिक्स को अप्लाई करना स्टार्ट कर देती है अपने बिजनेस में, ठीक है। बिजनेस एथिक्स का मतलब हम ये भी कह सकते हैं जो बिजनेस की फ़िलोसफी होती है। अगर हम एक ब्रॉडर सेंस की बात करें, वे सारे प्रिंसिपल्स जो बिजनेस अप्लाई करती है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में, उनको हम कहेंगे बिजनेस एथिक्स। ओके फ्रेंड्स, अब एथिक्स कौन कौन से होते हैं? ईमानदारी रखना, ऑनेस्टी रखना हर एक पार्टीज़ की तरफ। गाइडिंग फोर्स, इट मीन्स फ्रेंड्स जो बिजनेस एथिक्स है ये गाइड करता है बिजनेस को पॉलिसीज़ बनाने में। जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगे, जो भी पॉलिसीज़ कंपनीज क्रिएट करेगी, वे एथिक्स को ध्यान में रखकर क्रिएट करेगी, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन भी एक एथिक्स का एलिमेंट है। सभी को इक्वल ट्रीट कर चलना ये भी एक एथिक है। हेल्पिंग एटीट्यूड होना ये भी एक एथिक है। ओके, तो एक अच्छे एथिक्स प्रोग्राम के लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट की प्रॉपर कमिटमेंट होनी चाहिए कि हाँ हम सारे एथिक्स को फॉलो करेंगे, कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। ये कोड ऑफ एथिक्स हम आगे स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब एथिक्स, बिजनेस एथिक्स 3 तरह के होते हैं: डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स
एनालिटिक एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स वो होते हैं जो पीपल के बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के अंदर एम्पिरिकल रिसर्च इन्वॉल्व है। एम्पिरिकल मतलब जिसमें हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, यानी इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इंडिविजुअली भी और ग्रुप में भी, ठीक है, उसको एनालाइज करके, उसको ऑब्जर्व करके उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करना डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है। ठीक है। नॉर्मेटिव एथिक्स का मतलब होता है वो एथिक्स जो डिस्क्राइब करता है हाउ थिंग्स ऑट टू बी, यानी चीज़ें कैसी होनी चाहिए और एक्चुअल में कैसी है। ये कंपैरिजन करता है आपस में, ठीक है, बिहेवियर को क्या करता है, कंपैरिजन करता है कि एक पर्सनल का बिहेवियर, एक एम्प्लॉय का बिहेवियर सही है या नहीं, उसको एनालाइज भी करता है कंपैरिजन के साथ। ये जो एथिक्स है, नॉर्मेटिव एथिक्स, इसमें किसी भी तरह के मॉरल स्टैंडर्ड्स क्रिएट नहीं होते। इसमें सिर्फ हम या तो चीज़ें कंपेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं, इसमें कुछ चीज़ें हम क्रिएट या एग्जामिन नहीं करते। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एनालिटिक एथिक्स। ये जो एथिक्स है, ये जो एथिकल प्रॉपर्टीज़ है उनको समझने की कोशिश करता है कि उनके एटीट्यूड्स, उनका जजमेंट, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसको हम एनालिटिक एथिक्स कहते हैं। सो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। सो फ्रेंड्स, एक बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी बिजनेस एथिक्स के अंदर? देखिए, पहले हमने बात की थी सभी को इक्वल ट्रीट करके चलना है, यानी जितना सफिशिएंट डिविडेंड प्रोवाइड करना अपने शेयर होल्डर्स को, टाइम पर पेमेंट करना, हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करना, सारे गवर्नमेंट एक्ट्स को फॉलो करना, हाई क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना कंज्यूमर्स को, किसी भी तरीके का चीट नहीं करना कंज्यूमर से। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, यानी सोशल वेलफेयर की बात आ गई यहाँ पर इनडायरेक्टली। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे कोड ऑफ एथिक्स के बारे में कि व्हाट इज कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स यानी वो सेट ऑफ रूल्स जो रिटर्न फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न फॉर्म का मतलब ये नहीं कि हमने एक पेज पर लिख दिया हाँ ये एथिक्स है कंपनी में, दैट्स इट। नो, ये एक फॉर्मल रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो एक कंपनी के लिए लेजिस्लेशन का काम करता है। देखिए, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, उनको ये कोड ऑफ एथिक्स साइन करना होता है बाकायदा, तभी तो कहा गया ये फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब इसके कुछ एलिमेंट्स है। फर्स्ट है एन इंट्रोडक्शन। कोड ऑफ एथिक एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कुछ इंट्रोड्यूस करती है। क्या? ये जो डॉक्यूमेंट है, फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट, ये क्यों प्रिपेयर किया गया, उसका पर्पस डिस्क्राइब करती है। इंट्रोडक्शन क्या इंडिकेट करता है कि एक एम्प्लॉय की क्या पर्सनल कमिटमेंट होनी चाहिए। ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि अगर आपने वो कोड ऑफ एथिक्स वायलेट कर दिया, यानी जो वो डॉक्यूमेंट है ना, फॉर्मल डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें लिखी होती है कि अगर आपने इन कोड ऑफ एथिक्स को माना नहीं, फॉलो नहीं किया, वायलेट किया, तो आपको थ्रेट एंड पेनल्टी दी जाएगी, सैंक्शंस इम्पोज किए जाएंगे। फ्रेंड्स, सैंक्शंस का मतलब अप्रूवल भी होता है, लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी होता है कि जब आप किसी को पेनल्टी लगा रहे हो, थ्रेट एंड पेनल्टी लगा रहे हो, उसको भी हम सैंक्शन कहते हैं। तो अगर कोई भी कोड ऑफ एथिक्स को वायलेट करेगा तो उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी एम्प्लॉयज़ पर। सेकेंड एलिमेंट है पर्पस। ठीक है, ये एलिमेंट क्या कहता है, कोड ऑफ, यानी जो ये कोड ऑफ कंडक्ट का जो दूसरा एलिमेंट है, ये क्या कहता है, ये कंपनी को डिस्क्राइब करता है कि कंपनी क्या है, कैसी है, क्यों एग्जिस्ट हुई कंपनी, ये कंपनी की फाइनेंशियल, सोशल और प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है ये कोड ऑफ एथिक्स। रूल्स ऑफ कंडक्ट, जो इंस्टीट्यूट है बिजनेस एथिक्स का जो कि यूके में है, उन्होंने रूल ऑफ कंडक्ट को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। जो अडॉप्ट करेंगे कौन? वही कंपनीज की पार्टीज, एम्प्लॉयज़, लैंडर, सप्लायर्स, कस्टमर्स, जितनी भी कंपनी की पार्टीज़ हैं। इम्प्लीमेंटेशन, ये जो सेक्शन है कोड ऑफ एथिक का, ये क्या रेफर करता है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स के अंदर जो रूल्स है सारे के सारे इम्प्लीमेंट होने चाहिए, एनफोर्स होने चाहिए। अगर कोई भी उन कोड ऑफ कंडक्ट यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको वायलेट करता है, उनको नहीं फॉलो करता, तो उनके अगेंस्ट पेनल्टी लगाई जाएगी, थ्रेट एंड पेनल्टी। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स इसका एक पूरा प्रोसेस है। कोड ऑफ जो एथिक है इसको डेवलप करने का पूरा प्रोसेस है। कोड ऑफ एथिक्स अपने आप में डेवलप नहीं होते, सबसे पहले बोर्ड से अप्रूवल लेना होता है। एंडोर्समेंट मतलब यहाँ पर अप्रूवल है, ना कि ट्रांसफ़र। बोर्ड से अप्रूवल लेना होता है फ्रेंड्स, अप्रूवल। ओके, कोड ऑफ एथिक्स को बनाने के लिए फिर एक चैंपियन फाइंड आउट करना पड़ता है, यानी एक ऐसा मैनेजर फाइंड आउट करना पड़ता है जो रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी एक बोर्ड लेवल कमेटी सेटअप करेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो इस पॉलिसी को डेवलप करने के लिए और कोड ऑफ कंडक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे या नहीं हो रहे, इसके लिए एक सीनियर मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग एक चैंपियन फाइंड आउट किया जाता है।
थर्ड आता है अंडरस्टैंडिंग द पर्पस। कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करने का जो तीसरा स्टेप है वो है पर्पस को समझना। ये बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी पर्सोनल्स हैं, उनको हम रिलेशनशिप को क्लैरिफाई कर सकें कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम बना रहे हैं, क्यों क्रिएट कर रहे हैं। ओके, लास्ट आता है फोर्थ स्टेप हमारा, ये हमारा फोर्थ स्टेप है फाइंडिंग द इश्यूज विच बोदर पीपल। देखिए ये फोर्थ स्टेप क्या कहता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोड ऑफ एथिक्स डेवलप करने से पहले कि उन टॉपिक्स पर भी डिस्कस किया जाए जो एम्प्लॉयज़ को बॉदर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, उनको इन्फॉर्म किया जाए और इनको बताया जाए कि स्टेक होल्डर्स को कि क्या क्या इश्यूज़ कंपनी फेस कर रही है और कैसे हमें कोड ऑफ एथिक्स डेवलप करनी है। बी फैमिलियर विद एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन जब अपने कोड ऑफ एथिक्स को डेवलप करे तो डेवलप करने से पहले वे दूसरी कंपनीज़ को भी देखे, दूसरी कंपनीज़ को भी एनालाइज करे कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें ऑप्ट करी है, उसको ध्यान में रखकर अपना कोड ऑफ एथिक्स बनाएं। ठीक है, सिक्स्थ स्टेप है हमारा ये मॉनिटरिंग द सक्सेस। ये सिक्स्थ स्टेप है हमारा मॉनिटरिंग द सक्सेस। इसमें कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो बिजनेस है वे पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल होगी उस चीज़ को मॉनिटर करें, कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, एंड लास्ट हमारा आता है रिव्यूइंग, कि कोड ऑफ एथिक्स को रिव्यू करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। कैसे? अब बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, चेंजेस आते रहते हैं। तो चेंजेस के साथ हमें कोड ऑफ एथिक्स को भी देखना है कि क्या हमें कोड ऑफ एथिक्स को भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स ये पूरा एक फुल फ्लैश कंप्लीट प्रोसेस है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का इशू है टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपका इशू, एंड आप अपना पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर डाल के जाइए जब भी आप ये वीडियो देखें। अपना लाइक ज़रूर दीजिए, एंड साथ ही साथ फ्रेंड में टेलीग्राम पर ग्रुप है टारगेट JRF ग्रुप, तो आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को टेलीग्राम पर। एंड पेपर 1 की डेली क्विज़ेस होती है, पेपर 1 टारगेट JRF बाय रिम्पी गोयल। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।